हमारे कहानी श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ भावना और कल्पना की भाषा के माध्यम से कालातीत कहानियां जीवंत होती हैं। आज रात हम आपको गर्व और पूर्वाग्रह की मनोरम फिर भी धोखे से भरी दुनिया में ले चलते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां हर नज़र एक गहरा अर्थ छुपाती है, हर शब्द गर्व की दीवार बनाता है और हर धड़कन एक साहसिक जोखिम उठाती है। उस सुबह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और जब एलिजाबेथ बेनेट नेदरफील्ड पार्क पहुंची तो ग्रामीण इलाका रहस्यमयी धुंध में डूबा हुआ था। उनके जूते भीगे हुए थे, उनका गाउन कीचड़ से सना था, लेकिन उनकी आत्मा उस प्रबल प्रकाश से दीप्त थी जिसने उन्हें खेतों के पार खींच लाया था। भव्य घर के भीतर पाई चित्रों से सजी दीवारों पर मोमबत्ती की रोशनी झिलमिला रही थी, जो धन, वंश और परिष्कार की एक शक्तिशाली याद दिलाती थी। एलिजाबेथ का हर कदम उस चमकदार सन्नाटे में और भी जोर से गूंज रहा था, एक ऐसा सन्नाटा जो अनकहे निर्णयों से भरा हुआ था। वो अपनी प्यारी बहन जैन के लिए आई थी, जो ऊपर बीमार पड़ी थी, जहां नौकरों और मिस्टर बिंगले की निरंतर कोमल देखभाल से उसकी तीमारदारी की जा रही थी। उनकी देखभाल में सच्ची सहानुभूति झलक रही थी। उनकी आंखें ऐसी कोमलता व्यक्त कर रही थीं जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। एलिजाबेथ ने इसे महसूस किया और उसका हृदय शांत कृतज्ञता से भर गया। वहीं जहां एक हृदय में गर्माहट थी, दूसरे में बर्फ जम गई। मिस्टर डार्सी खिड़की के पास खड़े थे। उनका लंबा शरीर संयम की प्रतिमूर्ति बना हुआ था। उनकी निगाह एलिजाबेथ पर टिकी हुई थी, मानो वो एक पहेली और चुनौती दोनों हों। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वो सुंदर नहीं है, समाज के तय किए मानकों के अनुसार तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत जीवंतता थी, एक स्वतंत्रता की आग जो उनके द्वारा पवित्र मानी गई हर परंपरा को सवाल उठाने को आतुर थी। उन्होंने नजरें फेरने की भरपूर कोशिश की, मगर वो बेबस थे। आने वाले दिनों में नेदरफील्ड में एक अजीब सी लय बन गई। जेन का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था, लेकिन एलिजाबेथ की उपस्थिति ने पूरे घर में एक बेचैनी सी भर दी थी। जब भी एलिजाबेथ कुछ कहती, मिस बिंगले की तीखी और बनावटी हंसी हवा में गूंज उठती। वो उसके तौर तरीकों की भद्दी नकल करती, उसके परिवार का अपमान करती, लेकिन एलिजाबेथ केवल शांत बुद्धि से मुस्कुराती, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी अपमान से ज्यादा गहरा घाव करती थी। डार्सी इन तीखे संवादों को एक आंतरिक उथल-पुथल के साथ देख रहा था, जिसे जाहिर करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसके भीतर कुछ जाग रहा था जो एलिजाबेथ की निडर ईमानदारी का कायल था। उसके हर शब्द में सच्चाई की धार थी। जब शाम की बातचीत के दौरान उसने उसे चुनौती दी तो वो एक साथ उत्तेजित और जीवंत महसूस करता था। रात में डार्सी को चैन नहीं मिला। उसकी बहन जॉर्जियाना को लिखे उसके पत्र अधूरे रह गए। एलिजाबेथ का बारिश में चलने का दृश्य उसे बेचैन कर रहा था, अनुचित व्यवहार के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने बिना किसी डर के अपने दिल की सुनी। वो आग की लौ के नीचे अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था, उन भावनाओं से जूझ रहा था जिनका उसे कोई नाम नहीं पता था। उसका अभिमान उसे बता रहा था कि वो उससे कमतर है। उसका दिल फुसफुसा रहा था कि वो अद्वितीय है। जिस दिन एलिजाबेथ और जैन नेदरफील्ड छोड़ने वाली थीं, डार्सी को एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसकी इच्छा थी कि कुछ कहें, पर अभिमान ने उसकी जुबान पर ताला जड़ दिया था। जैसे ही उनकी गाड़ी नेदरफील्ड से दूर हुई, सामने के खेत हल्की धूप में जगमगाने लगे और डार्सी खिड़की से मुंह फेरकर सोचने लगा कि आखिर उसके भीतर क्या बदल गया है। लॉन्गबोन स्थित बेनेट निवास जल्द ही एक नए मेहमान के आगमन की प्रत्याशा में उत्साहित हो उठा। मिस्टर कॉलिंस, उनके दूर के चचेरे भाई और जायदाद के इकलौते उत्तराधिकारी। वो एक ऐसे दंभ के साथ आए जो हास्यास्पद था, मानो सहानुभूति की भीख मांग रहा हो। उनके शब्द अभ्यास की हुई विनम्रता से लबालब भरे हुए थे, हर वाक्य चाटुकारिता से सराबोर था। उन्होंने हर चीज की तारीफ की, मौसम, चाय, फर्नीचर, यहां तक कि श्रीमती बेनेट के सुरुचिपूर्ण बोलने के अंदाज की भी। एलिजाबेथ को उनकी कृत्रिम मुस्कान के पीछे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो स्नेह को हैसियत से मापता था और अपनी संरक्षिका लेडी कैथरीन डेबोर की अलभग से धार्मिक श्रद्धा से पूजा करता था। श्रीमती बेनेट, जिनके बेटियों के विवाह की प्रबल इच्छा तर्क से कहीं ऊपर थी, ने मिस्टर कॉलिंस को तुरंत एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। लॉन्गबोन के उत्तराधिकारी उनकी किसी एक बेटी से विवाह करके परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते थे। उनकी पसंद स्पष्ट थी, एलिजाबेथ, लेकिन स्वतंत्र और मुखर एलिजाबेथ के लिए यह विचार ही असहनीय था।
मिस्टर कॉलिंस की चापलूसी घुटन भरी थी, उनकी प्रशंसा बनावटी। उन्होंने हर विनम्रता को प्रेम समझा और एलिजाबेथ की शालीनता ने उनकी भ्रम को और गहरा कर दिया। उन्हीं दिनों एक और दिलचस्प शख्सियत ने कहानी में प्रवेश किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आकर्षण सबसे कठोर संदेह को भी पिघला सकता था। मिस्टर विकम एक दोपहर मोहक मुस्कान और घायल गरिमा के साथ प्रकट हुए। उनकी वर्दी धूप में चमक रही थी, उनका व्यवहार सहज था और ओह, उनकी कहानी अविश्वसनीय रूप से दुखद थी। उन्होंने एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी के बारे में ऐसी कटुता से बताया जो विश्वासघात की गहरी पीड़ा से उपजी हुई जान पड़ती थी। उसने आरोप लगाया कि डार्सी ने उसे उसके दिवंगत पिता द्वारा दिए गए जीवन यापन से धोखे से वंचित कर दिया था, जिससे वो बर्बाद हो गया। उसकी कहानी इतने संयम और इतने हृदय विदारक दर्द के साथ सुनाई गई कि एलिजाबेथ का न्यायबोध आक्रोश से भड़क उठा। विकम के हर शब्द ने डार्सी को और भी गहरे काले रंग में रंग दिया, घमंडी, क्रूर और सरासर अन्यायी। और हालांकि एलिजाबेथ ने डार्सी के बारे में अनिच्छा से मोह के साथ सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसका अभिमान उसके खिलाफ एक हथियार बन गया। जहां संकोच हो सकता था, वहां उसे केवल अहंकार दिखाई दिया, और जहां गलतफहमी थी, वहां दुर्भावनापूर्ण द्वेष। विकम की आवाज रेशम की तरह चिकनी थी, उसकी मुस्कान ईमानदार और दुखद थी। एलिजाबेथ के लिए वो सहानुभूति का प्रतीक बन गया, और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक आकर्षण का। उस शाम जब डार्सी सभा कक्ष में दाखिल हुआ, तो उसकी उपस्थिति ने अचानक एक तूफान की तरह हवा भर दी। एलिजाबेथ की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली, अपनी अवमानना को व्यक्त करने के लिए। उनकी नजरें मिलीं, उसकी आंखें सतर्क थीं और उसकी आंखें शांत आरोपों से धधक रही थीं। उसने विकम को अपने बगल में आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए देखा, और उस पल डार्सी के चेहरे पर एक तीव्र भावना कौंध गई। सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दर्द। एलिजाबेथ उस नजर का अर्थ समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके तुरंत बाद नेदरफील्ड बॉल की भव्य घोषणा ने पूरे घर में उत्साह की लहर दौड़ा दी। मिसेस बेनेट का उत्साह आसमान चूम रहा था। ये संगीत, रोशनी और उम्मीद है बनते रिश्तों की एक जादुई शाम होने वाली थी। एलिजाबेथ के लिए ये सच्चाई का सामना करने की रात थी। डार्सी के लिए ये एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन की रात थी। बॉलरूम सोने की चमक और हंसी से जीवंत हो उठा। झूमर ऊपर तारों की तरह जगमगा रहे थे, और गुलाबों की मादक खुशबू मोमबत्तियों की गर्मी में घुल रही थी। जेन मिस्टर बिंगले के साथ खड़ी चमक रही थी। उसकी आंखें प्यार और विश्वास से भरी थीं, जबकि एलिजाबेथ डांस फ्लोर के किनारे खड़ी थी। उसका दिल कश्मकश में फंसा हुआ था। विकम कहीं नहीं दिख रहा था। वो उसकी संगति, उसके मंत्रमुग्ध करने वाले आकर्षण और उसके दिलासा देने वाले शब्दों के लिए तरस रही थी, लेकिन वो अस्पष्ट बहाने बनाते हुए गायब हो गया था। डार्सी चुपचाप, लगभग अनजाने में पास आया, और एक अप्रत्याशित पल में उसने उसे नाचने के लिए आमंत्रित किया। ये प्रस्तावना उन दोनों को चौंका गई। जैसे ही उनके हाथ मिले, समय ठहर गया। संगीत शुरू हुआ, धीमा, सोचपूर्ण, एक धड़कते दिल की तरह। उनकी आंखें मिलीं, एक अटूट बंधन में जकड़ी हुई। हर कदम एक आंतरिक युद्ध था, हर नजर एक चिंगारी। डार्सी का अभिमान उसकी बढ़ती भेद्यता से जूझ रहा था। एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह एक नई जिज्ञासा से टकरा रहा था। उनके शब्द कम थे, लेकिन हर शब्द में तीव्रता थी। उसने विकम के साथ उसके कथित दुर्व्यवहार पर उसे चुनौती दी, और डार्सी को जबड़ा कस गया। उसकी खामोशी गुप्त सच्चाइयों का भार थी जिन्हें वो प्रकट नहीं कर सकता था। उनके बीच की हवा एक अनाम भावना से भारी हो गई, एक ऐसी भावना जिसे स्वीकार करने का साहस दोनों में से किसी में नहीं था। जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, वे दोनों हाफते हुए अलग हो गए। उनके चारों ओर हंसी मजाक फिर से शुरू हो गया, लेकिन डार्सी और एलिजाबेथ के लिए कुछ अपरिवर्तनीय शुरू हो गया था। प्रेम नहीं, अभी नहीं, लेकिन इसकी ओर एक कंपता हुआ अपरिहार्य एहसास। बॉल के बाद के दिनों में बेनेट परिवार बेचैनी में डूब गया। बिंगले का अचानक लंदन जाना, बिना किसी विदाई के, एक वज्रपात था, और जेन का दिल उसकी मुस्कान के पीछे चुपचाप टूटकर बिखर गया।
एलिजाबेथ का गुस्सा भड़क उठा। उसे पूरा यकीन था कि डार्सी और कैरोलीन बिंगले ने सब षड्यंत्र करके उसकी बहन को उसकी खुशियों से वंचित कर दिया था। और इस हृदय विदारक वातावरण में मिस्टर कॉलिंस अपनी मूर्खता में अंधे ने उसी सुबह एलिजाबेथ को प्रपोज करने का दुस्साहस किया। उनका प्रस्ताव आत्ममुग्धता का एक घिनौना प्रदर्शन था। उन्होंने कर्तव्य, भाग्य और लेडी कैथरीन की स्वीकृति का बखान किया, मानो प्रेम मात्र एक तुच्छ परिणाम हो। एलिजाबेथ के शालीन इनकार को बेरुखी से दरकिनार कर दिया गया। उसकी दृढ़ नहीं को झूठी विनम्रता समझा गया था। केवल तभी जब उसका स्वर तीखा हो गया, उसका धैर्य जवाब दे गया, तब जाकर वो अंततः समझ पाया। उसने उसे अपमानित अविश्वास में छोड़ दिया और श्रीमती बेनेट क्रोध से आपे से बाहर अपनी सारी मातृत्वपूर्ण हताशा के साथ एलिजाबेथ पर गरज पड़ी। लेकिन एलिजाबेथ की आत्मा को कुचला नहीं जा सका। अगले कुछ दिनों में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। मिस्टर कॉलिंस की एलिजाबेथ की सबसे प्यारी दोस्त शार्लेट लूकस से चौंका देने वाली सगाई। ये जुनून से कोसों दूर, पूरी तरह से व्यवहारिकता पर आधारित निर्णय था, जिसने एलिजाबेथ को गहरा आघात पहुंचाया। उसने शार्लेट के लिए दुख महसूस किया, जो इतनी बेताब थी कि उसने सुरक्षा के लिए अपनी आज़ादी तक को त्याग दिया। एलिजाबेथ को लगने लगा कि जिंदगी उसके हर उसूल को तोड़ने पर तुली हुई है। विकम फिर से प्रकट हुआ और उसके साथ एलिजाबेथ की सहानुभूति भी लौट आई। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदर्श छवि में दरारें पड़ने लगीं। उसकी बातों में विरोधाभास दिखने लगे, छोटी छोटी बातें चालाकी की गवाही देने लगी। फिर भी एलिजाबेथ ने अपने संदेहों को दबाने की कोशिश की। अक्सर दिल सच्चाई के बजाय भ्रम को ही सच मानना चाहता है। हर्टफोर्डशायर में सर्दी छा गई और इसके साथ ही नेदरफील्ड से भी सन्नाटा पसर गया। एलिजाबेथ के कहने पर जीन बिंगले से मिलने की उम्मीद में लंदन गई, लेकिन उसके पत्रों में जल्द ही एक ठंडी और दूर की भावना झलकने लगी। एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति आक्रोश और गहरा हो गया। उसने कल्पना की कि वो लंदन में बैठा अलगाव की कुटिल योजनाएं बना रहा है, अदृश्य डोरियां खींच रहा है ताकि उसे बर्बाद कर सके। लेकिन उसकी नजरों से कोसों दूर डार्सी स्वयं अपनी अंतरात्मा के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ रहा था। एलिजाबेथ के प्रति उसका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि और भी गहरा होता जा रहा था। एक पीड़ादायक, निरंतर और अचाहा प्रेम। वो उसकी हंसी, उसकी विद्रोही भावना, उसकी भेदक आंखें कभी नहीं भूल पाया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा आदेश दिया था, कभी नकार नहीं सुना था, एलिजाबेथ से प्रेम करना एक साथ यातना और अद्भुत खोज थी। लॉन्गबॉर्न लौटकर जीवन अपनी सामान्य गति से चलता रहा। दिनचर्या के पीछे उथल-पुथल छिपी हुई थी। लिडिया और किट्टी गपशप में व्यस्त थीं, मिसेस बेनेट अपनी अनंत योजनाओं में डूबी थीं और एलिजाबेथ एकांत में सांत्वना खोज रही थी। उसके चारों ओर की दुनिया उम्मीदों से भरी थी, फिर भी उसके विचार शांत नहीं थे। विकम का आकर्षण अभी भी उसकी यादों में धुंधला सा चमक रहा था, लेकिन संदेह एक काले साए की तरह मंडरा रहा था। डार्सी की संयमित चुप्पी में कुछ ऐसा था जो विकम के चिकने शब्दों से कहीं ज्यादा उसे परेशान कर रहा था। फिर एक और पत्र आया, इस बार शार्लेट लूकस का, जो अब मिसेस कॉलिंस थीं। उसने एलिजाबेथ को कैंट स्थित अपने नए घराने का निमंत्रण भेजा। एलिजाबेथ ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिज्ञासा से प्रेरित और घर के बोझ से कुछ राहत पाने की उम्मीद में। अनजाने में ये यात्रा उसे सत्य के हृदय तक ले जाएगी और उस व्यक्ति के रास्ते पर जिससे उसने घृणा करने की कसम खाई थी। जैसे ही उसकी गाड़ी ग्रामीण इलाकों से होते हुए हांसवर्ड की ओर बढ़ी, एलिजाबेथ ने क्षितिज को देखा, आगे आने वाले तूफान से बेखबर। डार्सी जल्द ही उसकी जिंदगी में फिर से प्रवेश करेगा, अब नेदरफील्ड का दूरस्थ सज्जन नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वीकारोक्ति की कगार पर है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना प्रेम और छिपा नहीं सकता और जो उस प्रेम से घायल है। अभिमान और पूर्वाग्रह के धागे और भी कसते जा रहे थे। हर गलतफहमी, हर राज, हर धड़कन एक अनिवार्य टकराव की ओर तीव्रता से बढ़ रही थी। एक ऐसा टकराव जो भ्रमों को चकनाचूर कर देगा, विश्वासघात को उजागर करेगा और उन दो हृदयों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा जो एक दूसरे को नकारने के लिए बेताब थे। जैसे जैसे उस दिन की गूंज खामोशी में विलीन होती जाती है, बेनेट का घर बढ़ जाता है। हंसी और दिल टूटने के बीच, बोले गए शब्दों और उनके छिपे मतलबों के बीच एलिजाबेथ चली जाती है, ये सोचकर कि तूफान थम गया है।
लेकिन मैरिटन की शांत छाया में नियति एक बार फिर खेल रचती है, क्योंकि प्रेम, अभिमान और धोखे की ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आज पर्दा गिरेगा सिर्फ एक अजनबी पर फिर से उठने के लिए, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये था दूसरा एपिसोड, बदलते दिल। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय वहीं से शुरू होगा जहां दिल को रत्ती भर भी उम्मीद नहीं होगी।